नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर है मैं एक नई वीडियो के साथ और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे थे जिसमें हमारी 3 क्लास लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो आज की इस क्लास में हम जो हमारे हिंदी साहित्य की जो राजनीतिक प्रभाव जो है वो कौन कौन से हैं तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर से ज़रूर देखें और अपने सभी साथियों तक जो हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में जाना था कि हिंदी साहित्य की जो लिखने की शुरुआत की थी वो सबसे पहले फ्रेंच के भाषा के एक विद्वान थे जिनका नाम था गार्सा दातासी। उन्होंने शुरुआत की थी और ये लिखते लिखते धीरे जो है सबसे बाद में आते आते ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी तक ये आ गया था। इसके बाद इस पर कुछ सांस्कृतिक प्रभाव पड़े थे और कुछ अब हम इससे आगे की कहानी पढ़ेंगे राजनीतिक प्रभाव। तो आइए चलते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक प्रभाव। इसमें है हर्षवर्धन का साम्राज्य 700वीं शताब्दी के प्रारंभ में छिन्न-भिन्न हो गया था। तो हर्षवर्धन का शासन 700वीं शताब्दी के आसपास छिन्न-भिन्न हो गया था। उसके द्वारा शासित राज्यों ने अपनी संप्रभुता प्राप्त कर ली थी। साथ ही आक्रमणकारियों के लगातार युद्धों से भारतवर्ष की स्थिति को शोचनीय बना दिया। भारत की संगठित सत्ता पतन की ओर जा रही और उस समय इस्लाम राज्य की नींव रखी जा रही थी। 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक भारतीय राजनीतिक परिस्थितियां धीरे धीरे क्षीण होती चली गई और इस्लामिक शासक हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। तो धीरे धीरे हिंदुस्तान पर किसका शासन काबिज होने लगा? तो इस्लामिक का। युद्धों से आहत भारतीय जनता अपना धैर्य खो चुकी थी। विदेशी शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव साहित्यिक क्षेत्र में पड़ने लगा। देखिए, जब कोई भी युद्ध होता है तो उसका भी प्रभाव हमारे साहित्यिक क्षेत्र पर भी पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ था। तो भाषा में अरबी फारसी के शब्द आ गए। तो भाषा में किसका आया, कौन से नए शब्द आए? तो अरबी और फारसी के। तो ये ध्यान रखना। चारों तरफ अराजकता, गृह कलह, विद्रोह, आक्रमण, अशांति, निर्धनता से त्रस्त होकर मानव अपने मन को परम शक्ति परमात्मा के प्रति केंद्रित मानने लगा। इस समय 3 बातें प्रमुख थी। कौन कौन सी? कुछ व्यक्ति भौतिक सुखों से वंचित होने पर आध्यात्मिक बातें करने लगे। नेक्स्ट देखिए। और कुछ हिम्मत करके जी जान से दुश्मनों से लोहा लेते हुए प्राण न्यौछावर करने लगे। कुछ मरते मरते भी अपने भोग का परित्याग नहीं कर सके। कुछ इस युग में विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। इन परिस्थितियों के बीचों बीच चौथी पंक्ति उन लोगों की थी जिन्होंने अपने शौर्य और बुद्धि के बल पर धैर्य को बचाए रखा, ईश्वर की लोक कल्याणकारी सत्ता में अपना विश्वास जगाए रखा। ऐसे वीर धरती के लिए गौरव बन रहे थे। उसी गौरवपूर्ण गाथा का उदय रासो साहित्य से हुआ। अब कौन सा साहित्य? रासो साहित्य, जिसमें आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, उनका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, शौर्य, वीरता एवं पराक्रम को दर्शाया जा रहा था। राजनीति एक अजीब मोड़ ले रही थी। विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को बुरी तरह नष्ट कर दिया था। जन धन की हानि के साथ भारतीय निराशा के सागर में डूब रहे थे। नेक्स्ट देखिए आगे। आर्यावर्त की समृद्धि, खुशहाली एवं शक्ति से आसपास के सीमावर्ती प्रदेश खुश नहीं थे। उनके मन मस्तिष्क में सदैव आर्यावर्त की खुशी छीनने की योजना बनती रहती थी। तो हमारा जो देश था ये साथियों पहले बहुत खुशहाल था, बहुत शक्तिशाली था, बहुत समृद्ध था। ये आपने भी सुना होगा, पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो जो हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश थे वो इससे बहुत चिढ़ते थे, क्योंकि ये आज के टाइम में भी है और पहले के टाइम में था। क्योंकि लोग बाग अपने दुख से बिल्कुल दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो यही पहले था। अब देखिए आगे। यह सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश विदेशियों की आंखों की किरकिरी बना हुआ था। ये सोने की चिड़िया था लेकिन विदेशों की इस पर क्या थी? नज़र थी। यहाँ यवन, आभीर, हूण, कुषाण, मुसलमान आदि जातियाँ आई और भारत के अद्भुत शौर्य के आगे
आगे देखिए, यवन पराजित हुए, किंतु लगातार युद्धों के कारण, अब देखिए किसी पर बार बार युद्ध होंगे तो क्या होगा, देखिए, किंतु लगातार युद्धों के कारण 10वीं शताब्दी तक विदेशी जातियों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। 10वीं शताब्दी तक। 6ठी शताब्दी में हर्षवर्धन का एक छत्र साम्राज्य रहा। 6ठी शताब्दी में हर्षवर्धन का एक छत्र साम्राज्य रहा। चीनी यात्री हेनशांग जब भारत आया और भारत के वैभव को देखकर वह चकित रह गया, तो एक चीनी यात्री आया था हेनशांग, नाम सुना होगा आपने, तो भारत को देख करके चकित रह गया। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने भारत पर लगातार कई आक्रमण किए। आपने सुना होगा महमूद गजनवी ने भारत पर बहुत सारे आक्रमण किए थे और भारत को लूट कर ले गया। गजनवी के बाद भारत में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, जिसको गोरी के नाम से जाना जाता है, आक्रमण किया। तब पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का तराइन में पहला युद्ध हुआ। कब हुआ था? 1191 में, जिसमें गोरी पराजित हुआ था। तो जो मोहम्मद गोरी था उसका युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान से, जिसमें पहले युद्ध में वो हारा था। और कब हुआ था? 1191 में। लेकिन अगले वर्ष कब हुआ था दूसरा युद्ध? 1192 में। तो गोरी के तराइन के मैदान में फिर आ डटा और यह भारत के लिए एक निर्णायक युद्ध रहा। पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, गोरी की विजय हुई। इन युद्धों के कारण जनता और पिस गई थी, आर्थिक संकट से जूझ रही थी, अकाल और भुखमरी से बचने की आहत थी और सम्राट युद्ध में व्यस्त रहते थे। गुलाम प्रथा का बोलबाला था। नेक्स्ट देखिए, स्त्रियों को बाजार में खरीदा और बेचा जाता था। दास प्रथा का प्रचलन हो रहा था। गुलाम वंश से खिलजी वंश तक भारत की स्थिति दयनीय हो गई थी। तो भारत की स्थिति धीरे धीरे क्या हो गई थी? दयनीय हो गई थी। अकाल और गरीबी के कारण हिंदुओं को दुख भोगना पड़ता था। अमीर खुसरो इसी युग के कवि थे। अमीर खुसरो इसी युग के कवि थे। इन्होंने उस समय अपनी प्रसिद्ध कृति खुसरो की पहले लिखी थी। इन्होंने, अमीर खुसरो को आपने सुना होगा, ये हिंदी में बहुत प्रसिद्ध है। तो इन्होंने एक पंक्तियाँ लिखी थी। देखिए कौन सी पंक्तियाँ लिखी थी इन्होंने, क्या लिखी थी कि तरवर से एक त्रिया उतरी उसने बहुत रिझाया। तरवर से एक त्रिया उतरी उसने बहुत रिझाया। बाप का उससे नाम जो पूछा आधा नाम बताया। आधा नाम पिता पर प्यारा, बूझ पहली गोरी, अमीर खुसरो यो कहे अपना नाम ने बोली निबोरी। निबोरी के लिए कहा गया है। तो ये अमीर खुसरो की पहेलियाँ थी। पहेलियाँ इंगित करती है। नेक्स्ट देखिए, तो साथियों ये तो था भारत की जो इतिहास की जो परंपरा है, जो हिंदी साहित्य की लेखन की परंपरा है, उस पर राजनीतिक प्रभाव, कि राजनीतिक का क्या प्रभाव था। तो हमने देखा कि युद्धों का हमारे इतिहास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं कि सामाजिक स्थिति का प्रभाव क्या है। सामाजिक स्थिति का प्रभाव अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राजनीतिक परिस्थितियों के साथ सामाजिक परिस्थितियों में भी परिवर्तन आ रहा था। जनता का शासकों के प्रति विश्वास समाप्त हो गया, तो धर्म के मठाधीशों के प्रति भी निराशा ही हाथ लग रही थी। चारों तरफ असहायता एवं लाचारी नजर आ रही थी। ऐसे में अंधविश्वास, जाति पाति का भेद और बढ़ गया। समाज में असामाजिकता, अत्याचार एवं अनुशासनहीनता का वातावरण फैल गया। स्त्री के प्रति और भी अन्याय होने लगा। नारी वस्तुओं की भांति खरीदी और बेची जाने लगी। बताओ जी कैसा टाइम आ गया था। नारी खरीदी जा रही थी, बेची जा रही थी। सती प्रथा, बाल विवाह, दास प्रथा की परंपरा ने जोर पकड़ लिया। ढोंगी संत महात्मा व्यक्तियों को धर्म का भय दिखाकर ठग रहे थे। निर्धनता जनता के लिए अभिशाप बन रही चुकी थी। अकाल, महामारी, आक्रमण को कारण फसलों को नष्ट करना, जनता को मारना काटना आदि बातों ने समाज को विकट परिस्थितियों में डाल दिया। गरीब गरीब बन रहे थे और धनी धनवान बनते जा रहे थे। इस समय केवल साहित्य के द्वारा ही आशा का संचार किया जा रहा था। नेक्स्ट देखिए, अपभ्रंश भाषा में साहित्य रचना हो रही थी। उस समय किस भाषा में हो रही थी? अपभ्रंश भाषा में, जिसके माध्यम से धर्म, नियम एवं नैतिकता का पुनः समाज में अपना स्थान जमा रही थी। 7वीं शताब्दी के अंत में और 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्थापत्य कला को बढ़ावा मिला। पल्लव शासकों ने शिल्पियों एवं चित्रकारों को सम्मान देना शुरू कर दिया। मद्रास म्यूजियम के चोल ताम्रपत्र के अनुसार कांचीपुरम के बुनकरों को उनकी व्यापारिक कलाओं के कारण वैश्य व्यापारियों का जैसा सम्मान मिलना शुरू हो गया। बुनकर जुलाहे कपड़े का व्यापार करने लगे
और दक्षिण वैष्णव में आलवार संतों के उच्च वर्ण एवं निम्न वर्णों के संत आपस में मिलजुल कर रह रहे थे, समाज में सामाजिक सद्भावना का संदेश दे रहे थे। नेक्स्ट देखिए आगे। निम्न वर्ग सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से ऊपर उठने के लिए एक नया मार्ग ढूंढने के लिए प्रवृत्त हो रहा था। इसी समुदाय के कांचीपूर्ण नामक संत बहुत प्रतिष्ठित हो रहे थे। समाज में रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैत, तो रामानुजाचार्य का कौन सा था? विशिष्ट अद्वैत, और शंकराचार्य के अद्वैतवाद का दर्शन जीवन दर्शन को प्रकट कर रहा था। देखिए ध्यान रखना, एक तो विशिष्ट अद्वैत और शंकराचार्य का था अद्वैत। एक का मतलब होता है नहीं, द्वैत का मतलब होता है दो को नहीं मानना। और विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य का, तो जिसमें कहते थे विशिष्ट जो है वो अद्वैत के शंकराचार्य जगत को मिथ्या परिवर्तनशील मानते हुए, तो अद्वैत के शंकराचार्य जगत को क्या मानते थे? मिथ्या परिवर्तनशील, ब्रह्म को सत्य मानते थे। ये कहते थे ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैत में जगत को शरीर और ब्रह्म को शरीर ही मानते थे। रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद जी ने भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाने का प्रयास किया। देखिए रामानुजाचार्य जो इनका शिष्य था रामानंद, तब तो भारत में दक्षिण में हुई थी, तो दक्षिण से उत्तर कौन लेकर आया था? तो रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे रामानंद, जो कबीरदास जी के गुरु थे, ये लेकर आए थे। ये ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखने की बात है। तो नेक्स्ट देखिए साथियों, ये हमारा पैरा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं आदिकाल की पृष्ठभूमि। तो आदिकाल की पृष्ठभूमि, अब हम तक हमने क्या क्या पढ़े? अभी तक हमने पढ़े सामाजिक प्रभाव हिंदी साहित्य में, सांस्कृतिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव। अब हम पढ़ेंगे आदिकाल की पृष्ठभूमि। देखिए क्या पृष्ठभूमि है इसकी। संस्कृत भाषा के विशाल साहित्य में अपार शब्द भंडार है। इसमें अनेक ग्रंथों की रचना हुई, किंतु वेद, उपनिषद, आरण्यक की भाषा जन सामान्य के लिए कठिन हो रही थी। देखिए संस्कृत जब भाषा चल रही थी, तो मैंने आपको शुरू की क्लास में बताया था कि जो संस्कृत भाषा है वो दो भाषाओं में थी, एक तो वैदिक और एक लौकिक। तो वैदिक भाषा कठिन थी, और ये ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक की सब वैदिक भाषा में लिखे गए थे। तो ये बहुत कठिन भाषा थी, आम जन लोग को ये भाषा समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए भाषा का सरलीकरण हुआ। अब भाषा का किसका हुआ? सरलीकरण, यानी सरल रूप, और लोक भाषा के रूप में अपभ्रंश तक पहुंच गए। 7वीं शताब्दी में अपभ्रंश पूर्ण रूप से विकास की ओर जा रही थी। 7वीं शताब्दी में कहीं वह ग्राम्य भाषा के रूप में, तो कहीं संस्कृत निष्ठ शब्दावली युक्त वाक्य योजना के अंतर्गत लिखी जा रही थी। तत्कालीन साहित्यकार जन रुचि को देखकर मनोभावों को अभिव्यक्त कर रहे थे। 7वीं शताब्दी के सिद्धाचार्यों ने अपने अनुभवों को वाणी देना प्रारंभ कर दिया। उनकी भाषा में संस्कृत शब्दावली का प्रयोग हुआ। ये तत्सम शब्द धीरे धीरे हिंदी भाषा की नींव डाल रहे थे। तो ये तत्सम शब्द क्या डाल रहे थे? हिंदी भाषा की नींव। 10वीं शताब्दी तक आते आते अपभ्रंश का लोक साहित्य पर्याप्त विकसित एवं सूक्ष्म भावनाओं की अभिव्यक्ति करने लगा। इस समय अपभ्रंश भाषा परिनिष्ठित होकर साहित्यिक भाषा का रूप धारण कर चुकी थी। कौन सी भाषा? अपभ्रंश भाषा। और लोक भाषा में लिखित साहित्य तत्सम शब्दावली युक्त अपभ्रंश में लिखा जाने लगा। अपभ्रंश का रूप निखर कर आ रहा था, और विभिन्न प्रवृत्तियों, विभिन्न काव्य रूपों के कारण कथा और शिल्प प्रधान भी संस्कृत साहित्य के नियमों के बंधन से मुक्त हो गया। यह विभिन्न संप्रदाय, धर्म व मतवांतरों का काल था। कहीं सदाचार और वैराग्य की धारा में कवि अपनी रचना लिख रहा था, तो दूसरी श्रृंगार रस की धारा के साथ साथ वीर रस का भी संगम हो रहा था। 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी का साहित्य राजाश्रय, धर्माश्रय तथा लोक आश्रय के आधार पर रचा जा रहा था। इस समय साहित्यिक संक्रमण का काल चल रहा था। छंद, काव्यात्मक रूप, विषय वस्तु, काव्य रूढ़ियाँ एवं परंपराओं की दृष्टि से अपभ्रंश साहित्य प्रचुर मात्रा में प्रभावित हुआ। हिंदी भाषा को प्राणवान बनाने का प्रयास प्रबुद्ध चेता तथा विकास उन्मुखी प्रतिभावान रचनाकारों ने अपनी भावों को लोक रंजनकारी एवं लोक कल्याणकारी बनाने का सुनियोजित मार्ग प्रशस्त किया। नेक्स्ट देखिए आगे। जनमानस जीवंत धारा की ओर बढ़ रहा था। वीर रस की वेगमयी धारा ने अदम्य साहस का संचार किया, जो लोक रंजन के साथ साथ
लोक रक्षण का काम कर रही थी। राजाश्रय कवियों ने युद्ध के क्षणों में सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए वीर रस को चुना। तो वीर रस को चुना था। वीर रस की ओजस्वी शैली के कारण इस रस को रासों का नाम दिया गया। देखिए, वीर रस की जो कविता है उनको क्या नाम दिया गया? ओजस्वी शैली के कारण रासों। यथा आध्यात्मिक वीर रसात्मक श्रृंगारिक रचनाओं के कारण उदाहरण इस प्रकार है। देखिए उदाहरण देखिए अब कुछ। सबसे पहला है सरहबाब द्वारा लिखा गया उदाहरण। नाद न बिंदु नाद न रवि शशि बिंदु न रवि न शशि न मंडल चिराऊ साहबे मूलक उजू रे उजू जाड़ी माऊ तेहू रबक नियई वो ही व जौरे लंक। ये सरेबाद की लिखी हुई पंक्तियां हैं। और सारंगधर ने भी कुछ लिखा है। सारंगधर क्या कह रहे हैं? देखिए, हमीर कज्ज जज्जल भई फोड़ा हल ये मई जलऊ सुल्तान शीस करवाल दह तज्जी कलेवर दी चलऊ। ये सारंगधर ने लिखा है। विद्यापति जी क्या कह रहे हैं? तो विद्यापति जी कह रहे हैं, जन्म अवधि हम रूप निहारन जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन नय त्रिपति भेल से हो मधु वोल श्रवनहि सूनल श्रुति पथ प्रश्न मेल। ये विद्यापति ने लिखा है। आगे देखिए, आदिकाल के इस समय में हिंदी का प्रारंभिक रूप देखने को मिल रहा था। हिंदी अपने अस्तित्व में आ रही थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, 10वीं से 14वीं शताब्दी का हिंदी का आदिकाल भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी भाषा के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हुआ। इस प्रकार अपभ्रंश के प्रारंभ से लिखी गई रचनाएं और उत्तरार्ध अपभ्रंश की रचनाएं आदिकाल की रचनाएं मानी गई। इस समय का साहित्य परिनिष्ठित अपभ्रंश के रूप में हिंदी का रूप लेकर आ रहा था। इस काल के नामकरण पर अनेक मत प्रकट हो रहे थे। तो ये था साथियों आदिकाल की हमारी जो पृष्ठभूमि है वो। अब हम पढ़ेंगे काल विभाजन और नामकरण कल की क्लास में। तो आज की इस क्लास को हम देते हैं यहीं पर विराम। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने सभी साथियों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।